आखिरी डिलीवरी भाग 3। मेरा मतलब यहाँ से था, अगर तुम्हारे पास हो तो। उसने काफ़ी देर तक उसकी ओर देखा। घर के अंदर से कहीं से सेंसस नाम का बीगल कुत्ता उसके पैरों के पास आ गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, एक मेट्रोनोम की तरह। मेरे पास इंस्टेंट कॉफ़ी है, इलियट ने कहा। ठीक है, मार्गोट ने कहा, मैंने इससे भी बुरी कॉफ़ी पी है। वह 2 घंटे तक वहाँ रुकी। वे उसकी छोटी सी किचन टेबल पर बैठे औसत दर्जे की कॉफ़ी पी और उसने यह दिखावा नहीं किया कि वह जर्नल मौजूद ही नहीं है, और न ही इलियट ने यह दिखावा किया कि वह ठीक है। यही उनकी आपसी सहमति थी, बिना कहे तय हुई, जो उनके मिलने के 5 मिनट में ही बन गई थी। उसने इलियट को उन रास्तों के बारे में बताया जिन पर वह अक्सर टहलने जाता था, उस आदमी और उसके $43 के बारे में, और अपनी बेटी बी के बारे में बताया, जो शहर के दूसरे छोर पर रहती थी और हर बुधवार को उसे फ़ोन करती थी, ठीक वैसे ही जैसे माया हर रविवार को फ़ोन करती थी। वे दोनों ही इस भ्रम को बनाए रखते थे कि फ़ोन पर बात करना असल में वहाँ मौजूद होने जैसा ही है। इलियट ने उसे साउंड इंजीनियरिंग के बारे में बताया कि सब कुछ बदल जाने से पहले संगीत के साथ काम करना कैसा महसूस होता था, उसमें कितनी बारीकी होती थी, और कैसे एक कमरे को किसी वाद्य यंत्र की तरह ट्यून किया जा सकता था। उसने उसे उस घटना के बारे में बताया, बड़ी ही सावधानी और तथ्यों पर आधारित अंदाज में, ठीक वैसे ही जैसे कोई ऐसा व्यक्ति बताता है जिसे वह बात कई बार दोहरानी पड़ी हो और जिसके शब्द अब दोहराते दोहराते घिस कर चिकने हो गए हों। उसने मार्गोट को बताया कि आज उसने डॉक्टर ओसोई को फ़ोन नहीं किया था, हालांकि उसका इरादा तो था। उसने उस पुल के बारे में भी सोचा था। मुझे पता है, उसने कहा, मैंने वह हिस्सा पढ़ा था। उसने अपने हाथों की ओर देखा। असल में मैं यह नहीं चाहता कि वह बीच में ही रुक गया। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि चीज़ें कुछ अलग हो। असल में बात बस इतनी सी ही है। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया से ही गायब हो जाना चाहता हूँ। मैं तो बस चीज़ों का वह रूप चाहता हूँ जिसमें उनका बोझ इतना भारी ना लगे। हाँ, मार्गोट ने कहा, मैं तुम्हारे इस फ़र्क को अच्छी तरह समझती हूँ। ज़्यादातर लोग इसे नहीं समझते, ज़्यादातर लोग इससे डर जाते हैं। उसने अपने कॉफ़ी मग को धीरे धीरे गोल घुमाया। जो लोग डरे हुए होते हैं वे चीज़ों को बस सीधा साधा और सपाट बनाकर देखना चाहते हैं। ऐसा करना उन्हें ज़्यादा आसान लगता है। उसने इलियट की ओर देखा। तुम्हें डॉक्टर ओसोई को फ़ोन करना चाहिए, आज ही, मेरे यहाँ से जाने के बाद। मुझे पता है, और अपनी बहन को भी। उसके मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकली जिसे सुनकर यह तय करना मुश्किल था कि वह उसकी सहमति थी या फिर किसी चीज़ का विरोध करने की आवाज़। वह टूटेगी नहीं, मार्गोट ने कहा। अकेले अकेले चिंता करना मिलकर चिंता करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे पता है कि यह कोई बहुत ही रोमांचक या नई बात नहीं है, लेकिन सच तो यही है। सेंसस ने अपनी ठुड्डी इलियट के घुटने पर रखी और एक गहरी सांस छोड़ी, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ता सब कुछ कह चुकने के बाद करता है। जाने से पहले मार्गोट ने उसकी डायरी में अपना नंबर लिख दिया, ठीक पीछे वाले अंदरूनी कवर पर, अपनी साफ सुथरी डाककर्मी जैसी लिखावट में। साथ में अपना नाम और उसके बगल में एक छोटी सी गोरैया का चित्र भी बनाया, बिल्कुल वैसी ही जैसे डायरी के बाहरी कवर पर बनी थी। अगर तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत पड़े, उसने कहा, या फिर अगर कभी तुम 8:14 वाली ट्रेन में सफ़र करना चाहो। मैं ज़्यादातर सुबह इसी ट्रेन से जाती हूँ। सच कहूँ तो रिटायर होने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ खास काम बचा नहीं है। मैं तो बस किसी का साथ पाने के लिए ही
इसमें सफ़र करती हूँ। क्या तुम्हें अक्सर कोई साथ मिल जाता है? अक्सर तो नहीं, उसने माना, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखती हूँ। उसने मार्गोट के लिए दरवाज़ा खोलकर रखा। कोहरा छट चुका था और दोपहर सुनहरी हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे पतझड़ की दोपहरें होती हैं, पल भर के लिए, बिना किसी चेतावनी के, मानो वे कुछ साबित करने की कोशिश कर रही हो। तुमने ऐसा क्यों किया? इलियट ने पूछा। सच में, तुम तो इसे कहीं भी, किसी भी डाकघर में जमा करवा सकती थी, या फिर इसे वहीं छोड़ सकती थी। मार्गोट ने इस बात पर उतनी ही गंभीरता से विचार किया जितनी यह बात हकदार थी। 31 साल, उसने आखिरकार कहा। हर एक चिट्ठी, हर एक पार्सल किसी ने उसे भेजा था और कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। असल में यही तो है पूरी व्यवस्था का सार। ना तो वे ट्रक, ना ही वे छटाई करने वाली मशीनें, और ना ही वे जिप कोड। बस किसी ने कुछ भेजा था और कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने अपनी कोट की बटन बंद किए और हल्की मुस्कान के साथ इलियट की ओर देखा। तुमने अपनी यह डायरी कहीं भेजी तो नहीं थी? वह बोली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर का कोई हिस्सा इसके वापस लौट आने का इंतज़ार ज़रूर कर रहा था। इतना कहकर मार्गोट पूरी कोट से नीचे की ओर चल दी और डेलमार पर बाएं मुड़ गई। टूटे हुए ए वाले उस दवाखाने के पास से गुजरती हुई वह उस साधारण सी, फिर भी असाधारण सी दोपहर में आगे बढ़ती चली गई। उसके पीछे इलियट ने हरे दरवाजे के धीरे से बंद होने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा न जोर से पटका गया था, ना ही उसमें ताला लगाया गया था। वह बस धीरे से बंद हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे तब बंद होते हैं जब कोई अंदर जाकर किसी को फ़ोन करने लगता है। अगले गुरुवार को इलियट 8:14 वाली ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थे। जैसे ही मार्गोट हारग्रोव स्ट्रीट वाले स्टॉप पर ट्रेन में चढ़ी, सांस थोड़ी फूल रही थी और उसका ट्रांजिट कार्ड पहले से ही उसके हाथ में था। इलियट ने 1 कप उसकी ओर बढ़ा दिया। आज सुबह डॉक्टर ओसोई के पास एक अपॉइंटमेंट खाली हो गया था, इलियट ने कहा। मैंने उसे ले लिया। अच्छा, मार्गोट ने कहा और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। कुछ पल बाद इलियट बोला, और मैंने माया को फ़ोन किया था। वह भी अच्छा किया तुमने, मार्गोट ने हल्के से कहा। वह रोई, इलियट ने स्वीकार किया। स्वाभाविक है, मार्गोट ने शांत स्वर में जवाब दिया। इलियट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं भी रोया। मार्गोट ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। इसकी इजाज़त है। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। खिड़की के बाहर शहर अपने उलझे हुए कामों में लगा था। ड्राई क्लीनर अपने दरवाजे खोल रहा था। एक आदमी अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, जिसका ध्यान हर चीज़ पर था, और एक लैंप की दुकान सुबह की हल्की रोशनी में सुनहरे रंग से चमक रही थी। एक अजीब खामोश सी खूबसूरती। मैंने आज सुबह अपनी डायरी में कुछ लिखा था, इलियट ने कहा, यहाँ आने से पहले। मार्गोट ने कॉफ़ी की एक घूंट ली। कॉफ़ी द यूजुअल से थी और हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी। क्या लिखा तुमने? उसने पूछा। इलियट ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा, फिर उसकी तरफ मुड़ा। कि कुछ चीज़ें देर से आती हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन वे आती ज़रूर हैं। 8:14 वाली ट्रेन उन्हें शहर के बीचों बीच ले जा रही थी। उस सुनहरी आम सी सुबह से गुजरते हुए उन सभी लोगों के दरवाज़ों के आगे से जो कुछ भेज रहे थे या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार और भेजना, भेजना और इंतज़ार। पूरा शहर मानो एक लंबी, कभी न टूटने वाली जंजीर बन गया था, जिसमें हर कोई कह रहा था, मैं यहाँ हूँ और मुझे यह चीज़ तुम तक पहुँचानी है। और तमाम मुश्किलों के बावजूद, ट्रैफिक, मौसम की खराबी, खोई हुई चीज़ें और कोहरे के बावजूद, कभी कभी वह चीज़ सच में पहुँच ही जाती है। अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।